क्या आप कंप्यूटर की पूरी दुनिया को आसान भाषा में समझना चाहते हैं? मज़ेदार बात यह है कि जिस मशीन से आज इंसान चांद और मंगल पर रॉकेट भेज रहा है, उसकी शुरुआत महज एक बहुत ही साधारण कैलकुलेटर के तौर पर हुई थी। बिल्कुल, एक ऐसी मशीन जो शायद आज की एक बेसिक डिजिटल घड़ी से भी कमजोर थी। राइट। तो आज का ये स्पेशल ऑडियो ओवरव्यू खास तौर पर उन सभी छात्रों और लर्नर्स के लिए तैयार किया गया है जो सीसीसी यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो बिगनर्स लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक अपनी नॉलेज को एक मजबूत आधार देना चाहते हैं। एकदम सही। क्योंकि देखिए, किसी भी मशीन को सही ढंग से इस्तेमाल करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो किन चीज़ों से बनी है, उसके अंदर के पुर्जे कैसे काम करते हैं और उसका बुनियादी ढांचा क्या है। अगर हम बिल्कुल शुरुआत से बात करें तो ये कंप्यूटर शब्द ही लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटारे से आया है, जिसका सीधा सा मतलब होता है कैलकुलेट करना या गणना करना। बिल्कुल, और शुरुआत में दुनिया से सिर्फ एक एडवांस्ड कैलकुलेटर के तौर पर ही देखती थी। लेकिन आज हम जानते हैं कि इसका काम सिर्फ जोड़ घटाव करना नहीं है। गाइड के अनुसार इसके मुख्य काम 4 बड़े हिस्सों में बटे हैं। पहला है इनपुट लेना, दूसरा उस डेटा को प्रोसेस करना, तीसरा नतीजे या आउटपुट देना, और चौथा भविष्य के लिए उस डेटा को स्टोर करके रखना। हाँ, और इस पूरी साइकिल मतलब इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज को समझने के लिए हमें कंप्यूटर की दुनिया के 2 सबसे अहम और बुनियादी स्तंभों को समझना होगा। ये हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो चलिए पहले हार्डवेयर की बात करते हैं। हार्डवेयर वो भौतिक या फिजिकल हिस्से हैं जिन्हें हम अपने हाथों से छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली कैटेगरी आते हैं इनपुट डिवाइस की। जी। इनके जरिए कोई भी यूजर कंप्यूटर के अंदर डेटा या निर्देश भेजता है। कीबोर्ड और माउस तो सबसे आम इनपुट डिवाइस है, ये हम सभी जानते हैं। हाँ, लेकिन गाइड में कुछ और दिलचस्प मशीनों का जिक्र है, जैसे सुपरमार्केट में इस्तेमाल होने वाला बारकोड रीडर, जो प्रोडक्ट के पीछे छपी काली लाइनों को स्कैन करके तुरंत उसकी कीमत कंप्यूटर में फीड कर देता है। अरे हाँ, वो बीप वाली आवाज जो आती है मॉल में। बिल्कुल वही। या फिर बैंकों में इस्तेमाल होने वाला MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ये मशीन चेकबुक के नीचे खास मैग्नेटिक स्याही से छपे नंबरों को पढ़ती है, जिससे फ्रॉड को रोका जा सके। ओके, तो ये तो बात हुई डेटा अंदर भेजने की। लेकिन जब कंप्यूटर उस इनपुट पर अपना काम कर लेता है तो वो हमें नतीजे कैसे दिखाता है? इसके लिए आउटपुट डिवाइस की जरूरत होती है, जैसे हमारा मॉनिटर, जिसे टेक्निकल भाषा में VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। इसके अलावा प्रिंटर होता है जो डिजिटल डॉक्यूमेंट को कागज पर उतार देता है। और मैंने पढ़ा है कि अगर किसी आर्किटेक्ट को किसी बड़ी बिल्डिंग का नक्शा प्रिंट करना हो, हाँ, तो उसके लिए प्लॉटर नाम का एक खास आउटपुट डिवाइस इस्तेमाल होता है। साथ ही क्लासरूम या बड़ी मीटिंग्स में स्क्रीन को दीवार पे बड़ा करके दिखाने के लिए प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल। तो हमने इनपुट दे दिया और आउटपुट भी ले लिया, लेकिन इन दोनों के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, प्रोसेसिंग, वो कैसे होती है? यहीं पे एंट्री होती है CPU की, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम अक्सर सुनते हैं कि CPU कंप्यूटर का दिमाग होता है, लेकिन गाइड ये स्पष्ट करती है कि ये दिमाग अकेला काम नहीं करता। इसके अंदर भी 2 बहुत ही खास और अलग-अलग जिम्मेदारियों वाले हिस्से होते हैं, है ना? हाँ, पहला है ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये कंप्यूटर का वो गणितज्ञ है जो सारे नंबर क्रंचिंग, गणितीय और लॉजिकल कैलकुलेशन करता है। और दूसरा हिस्सा है कंट्रोल यूनिट। लेट मी अनपैक दिस, क्योंकि बचपन से हम ये रटते आए हैं कि हार्डवेयर इंसान के शरीर की तरह है और सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है, जो कि काफी घिसी-पिटी एनालॉजी है। राइट। मुझे भी ये तुलना हमेशा बहुत किताबी लगती है। अगर हम इस पूरे हार्डवेयर और CPU के खेल को समझना चाहें तो क्या हम इसे एक बहुत बड़े और व्यस्त रेस्टोरेंट के किचन की तरह देख सकते हैं? अरे वाह, ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। चलिए इस किचन एनालॉजी को डिकोड करते हैं। तो देखिए, हार्डवेयर वो पूरा का पूरा किचन है, जिसमें गैस स्टोव है, फ्रिज है, चाकू और बर्तन है। ये सब फिजिकल चीजें हैं। ठीक है। अब इस किचन में जो हेड शेफ है वो हमारा CPU है। इस शेफ के दिमाग के 2 हिस्से हैं। जो ALU है वो शेफ का वो हुनर है जो तेजी से सब्जियां काटता है, सही मात्रा में नमक मिलाता है और असली कुकिंग करता है। और जो कंट्रोल यूनिट है वो शेफ का वो मैनेजर वाला दिमाग है, जो तय करता है कि पहले कौन सा ऑर्डर तैयार होगा, किस वेटर को कौन सी डिश देनी है और ओवन कितनी देर के लिए चालू रखना है। एकदम सटीक। और इसी किचन में जो सब्जियों का गोदाम है
वो हमारी हार्ड डिस्क या स्टोरेज है, जहां सब कुछ रखा रहता है। लेकिन शेफ बार बार गोदाम तक तो नहीं जा सकता ना, इसलिए वो कुछ चीजें अपने पास कटिंग बोर्ड पर रखता है। हाँ, और वही कटिंग बोर्ड कंप्यूटर की रैम यानी प्राइमरी मेमोरी है। राइट। अब इस किचन में बर्तन भी हैं, शेफ भी है और सब्जियां भी हैं। लेकिन शेफ को ये कैसे पता चलेगा कि ग्राहक को क्या चाहिए और डिश बनानी कैसे है? उसे एक रेसिपी की जरूरत होगी। बिल्कुल। और वही रेसिपी है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर असल में निर्देशों या इंस्ट्रक्शंस का एक पूरा सेट होता है, जो उस हार्डवेयर रूपी किचन को बताता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। तो गाइड के अनुसार सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसे आप किचन के उस मैनेजमेंट सिस्टम की तरह समझ सकते हैं जो ये तय करता है कि बिजली सही से आ रही है या नहीं, गैस चालू है या नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाँ, ये कोई खास काम करने के लिए बनाई गई स्पेशल रेसिपी है। जैसे अगर कुछ टाइप करना है तो वर्ड प्रोसेसर नाम की रेसिपी इस्तेमाल होगी, या गेम खेलना है तो किसी गेमिंग एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारे पास हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर यानी इंस्ट्रक्शंस भी हैं, लेकिन हार्डवेयर तो प्लास्टिक, मेटल और सिलिकॉन का बना है, जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल समझता है। 0 और 1 की भाषा। राइट। और हम इंसान अपनी भाषा समझते हैं, तो एक इंसान उस बेजान मशीन को अपनी बात कैसे समझाता है? ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं? और इसी भारी गैप को भरने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस की जरूरत होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बेहद कुशल और सख्त मैनेजर की तरह है। जैसे हम कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हैं तो सबसे पहले ओएस ही जागता है ना? बिल्कुल। और पूरे सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। इसके कुछ बेहद महत्वपूर्ण काम होते हैं। पहला, प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी ये तय करना कि अगर एक साथ गाने भी बज रहे हैं और कोई डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड हो रहा है तो प्रोसेसर दोनों कामों को कैसे संभालेगा ताकि सिस्टम क्रैश ना हो। मतलब ये एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह काम करता है, जो डेटा के ट्रैफिक को बिना टकराए आगे बढ़ाता है। सही कहा। दूसरा काम है मेमोरी मैनेजमेंट। प्राइमरी मेमोरी में किस प्रोग्राम को कितनी जगह देनी है और कब वो जगह वापस लेनी है। तीसरा है फाइल मैनेजमेंट। हार्ड डिस्क में फाइलों को सही फोल्डर में सहेजना। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, यानी अगर कोई नया माउस या पेन ड्राइव लगाया गया है तो उसे तुरंत पहचानना और काम पर लगाना। तो मतलब ये साफ है कि अगर कंप्यूटर में ओएस नहीं है तो वो मशीन सिर्फ एक महंगा कबाड़ है, हम उससे कोई काम नहीं करवा सकते। लेकिन एक और बात है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करने के लिए, उसे निर्देश देने के लिए भी तो किसी तरीके की जरूरत होती है ना? हमारी गाइड में 2 तरह के यूजर इंटरफेस का जिक्र किया गया है, CUI और GUI। हाँ, और इन दोनों का अंतर समझना बहुत जरूरी है। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। पुराने जमाने के कंप्यूटर याद कीजिए, जहां स्क्रीन बिल्कुल काली होती थी और कोई माउस नहीं होता था। उफ, वो बहुत बोरिंग लगता था। हाँ, यूजर को हर एक काम के लिए कीबोर्ड से लंबी लंबी कमांड टाइप करनी पड़ती थी। गाइड में यहां शेल का जिक्र है। शेल एक तरह का कमांड इंटरप्रेटर है। यूजर जो भी टेक्स्ट टाइप करता है, शेल उसे पढ़कर ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा में ट्रांसलेट कर देता है। लेकिन हर कोई तो प्रोग्रामर नहीं होता कि वो इतनी सारी कमांड्स याद रख सके, इसीलिए शायद GUI बनाया गया, राइट? बिल्कुल। GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसने कंप्यूटर की दुनिया में क्रांति ला दी। इसमें कमांड टाइप करने की जरूरत नहीं होती। स्क्रीन पर छोटे छोटे चित्र या आइकॉन्स होते हैं, विंडोज होती हैं और मेनू होते हैं। बस माउस से उन पर क्लिक करो और काम हो जाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सबसे मशहूर उदाहरण है। लेकिन ये बहुत अहम बात है कि CCC परीक्षा की इस गाइड में जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो विंडोज नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? वो है लिनक्स और उस पर आधारित उबंटू। लिनक्स, ये नाम सुनते ही अक्सर लोगों को लगता है कि ये कोई बहुत ही जटिल और सिर्फ हैकर्स या डेवलपर्स के इस्तेमाल वाली चीज है। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब समझना बहुत जरूरी है। आमतौर पर जब हम कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो बनाने वाली कंपनी उसका असली ब्लूप्रिंट या सोर्स कोड छुपा कर रखती है। लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड पूरी दुनिया के लिए इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध होता है। कोई भी व्यक्ति उसे देख सकता है, उसकी कोडिंग में बदलाव कर सकता है और उसे और बेहतर बना सकता है। बिल्कुल। एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। अगर किसी तिजोरी का ब्लूप्रिंट या नक्शा पूरी दुनिया के सामने खुला रखा हो, तो क्या चोरों और हैकर्स के लिए उस तिजोरी को तोड़ना ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा? ओपन सोर्स होना तो सिक्योरिटी के लिए खतरा होना चाहिए ना? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है
और पहली बार में ऐसा ही लगता है। लेकिन टेक की दुनिया में एक मशहूर सिद्धांत है जिसे लाइनस का नियम या लाइनस लॉ कहते हैं। वो क्या है? इसका मतलब है कि अगर बहुत सारी आंखें किसी कोड को देख रही हैं तो कोई भी बग या खामी छुप नहीं सकती। जब किसी बंद सॉफ्टवेयर में कोई खामी आती है तो सिर्फ कंपनी के 50 या 100 इंजीनियर ही उसे ठीक कर सकते हैं, जिसमें हफ्ते लग सकते हैं। राइट। लेकिन लिनक्स के मामले में दुनिया भर के लाखों बेहतरीन डेवलपर्स लगातार उस कोड को देखते हैं। अगर किसी हैकर को कोई छोटी सी भी खामी मिलती है तो उससे पहले ही दुनिया के हजारों गुड गाय डेवलपर्स उसे पकड़कर तुरंत फिक्स कर देते हैं। ओह वाओ। इसी वजह से लिनक्स और उबंटू को दुनिया के सबसे सुरक्षित और लगभग वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम में गिना जाता है। वाह, ये सच में नजरिया बदलने वाली बात है। मतलब पूरी दुनिया का टैलेंट मिलकर एक सिस्टम को सुरक्षित बना रहा है। और उबंटू तो इस्तेमाल करने में भी आसान है। इसके डेस्कटॉप पर डैश होता है जहां से प्रोग्राम सर्च किए जाते हैं, ट्रैश होता है जहां डिलीट की गई फाइलें जाती हैं, बिल्कुल विंडोज के रिसाइकिल बिन की तरह। ये सब जानना किसी भी बिगिनर के लिए गेम चेंजर हो सकता है। अगर आप सच में कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो इस ऑडियो को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि अब हम उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका रोजमर्रा के ऑफिस और पढ़ाई के कामों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। अब मान लीजिए हमारा कंप्यूटर चालू हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने हार्डवेयर को संभाल लिया। इसके बाद कोई इंसान कंप्यूटर पर सबसे ज्यादा क्या काम करता है? जाहिर है डॉक्यूमेंट्स बनाना, चिट्ठियां लिखना या रिपोर्ट्स तैयार करना। इस काम के लिए हमें जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है उसे वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। और हमारी सीसीसी गाइड के सिलेबस के अनुसार हम यहाँ लिब्रे ऑफिस राइटर की बात कर रहे हैं। वर्ड प्रोसेसर सिर्फ एक टाइपिंग मशीन नहीं है, बल्कि ये टेक्स्ट को लिखने, उसे सजाने यानी फॉर्मेट करने और एक प्रोफेशनल रूप देने का पूरा टूल किट है। जब हम राइटर खोलते हैं तो स्क्रीन पर सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, जो हमें बताता है कि हमने अपनी फाइल का क्या नाम रखा है। उसके ठीक नीचे मेन्यू बार होता है, जिसमें फाइल, एडिट, व्यू जैसे सारे कमांड्स छुपे होते हैं। लेकिन जो हिस्सा यूजर का सबसे ज्यादा समय बचाता है वो है फॉर्मेटिंग टूल बार। हाँ, फॉर्मेटिंग टूल बार वो जगह है जहां असली जादू होता है। यहाँ से टेक्स्ट का रूप रंग पूरी तरह बदला जा सकता है, जैसे टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट करना। क्या टेक्स्ट पेज के लेफ्ट साइड से शुरू होगा, राइट साइड से, या बिल्कुल सेंटर में रहेगा? हम फॉन्ट का डिजाइन और साइज बदल सकते हैं। कट, कॉपी और पेस्ट जैसे बेसिक लेकिन बेहद जरूरी टूल्स यहीं मिलते हैं। लेकिन इन सब में दो फीचर्स ऐसे हैं जो टाइपराइटर के युग से हमें आज की आधुनिक दुनिया में लाते हैं। पहला है स्पेलिंग और ग्रामर चेक। हाँ, अगर टाइप करते समय किसी स्पेलिंग में गलती हो जाती है तो राइटर तुरंत उस शब्द के नीचे एक लाल रंग की लहरदार लाइन बना देता है। यूजर बस उस पर राइट क्लिक करके सही स्पेलिंग चुन सकता है। और दूसरा है फाइंड एंड रिप्लेस फीचर। अरे फाइंड एंड रिप्लेस तो सच में लाइफ सेवर है। मान लीजिए किसी ने 100 पेज की रिपोर्ट लिखी और उसमें एक नाम राहुल की जगह गलती से 50 बार रोहन लिख दिया। अगर टाइपराइटर होता तो पूरी रिपोर्ट दोबारा टाइप करनी पड़ती। लेकिन यहाँ बस एक क्लिक में सिस्टम सारे रोहन को ढूंढकर उन्हें राहुल में बदल देता है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे बड़े आहा मोमेंट्स की, जिसने सच में काम करने का तरीका बदल दिया, तो मुझे लगता है वो अंडू और रीडू का फीचर है। बिल्कुल सही कहा। अंडू का मतलब है अपनी गलती को 1 सेकंड में मिटा देना। जब हम कीबोर्ड पर Ctrl+Z दबाते हैं तो सॉफ्टवेयर अपनी मेमोरी में वापस जाता है और डॉक्यूमेंट को उस स्थिति में ला देता है जो गलती होने से ठीक 1 सेकंड पहले थी। लेकिन इन सब के अलावा एक और फीचर है जिसने बिजनेस की दुनिया में घंटों की मेहनत को खत्म कर दिया, और वो है मेल मर्ज। मेल मर्ज, इसे थोड़ा गहराई से समझाते हैं। मान लीजिए किसी ऑफिस के HR डिपार्टमेंट को 1000 नए कर्मचारियों को ज्वाइनिंग लेटर भेजना है। लेटर के अंदर लिखी बात सबके लिए एक जैसी है, लेकिन हर लेटर पर नाम, पता और सैलरी अलग-अलग लिखनी है। अगर कोई इसे मैन्युअली टाइप करे तो कई दिन लग जाएंगे। यहाँ मेल मर्ज कैसे काम करता है? मेल मर्ज इस काम को सिर्फ कुछ सेकंड्स में कर देता है। इसमें यूजर को बस 2 चीजें चाहिए होती हैं। पहला, एक मेन डॉक्यूमेंट यानी वो लेटर का फॉर्मेट, और दूसरा एक डेटाबेस, मतलब एक लिस्ट जिसमें उन 1000 लोगों के नाम और पते हों। ओके। मेल मर्ज टूल इन दोनों को आपस में जोड़ देता है। ये अपने आप डेटाबेस से पहला नाम उठाता है, लेटर पर छापता है और सेव कर देता है। फिर दूसरा नाम उठाता है और देखते ही देखते 1000 अलग-अलग लेटर तैयार हो जाते हैं। ये सच में टेक्नोलॉजी की ताकत है। लेकिन
शब्दों और पैराग्राफ की दुनिया से बाहर भी एक दुनिया है। जब बात नंबरों की आती है, लंबे चौड़े हिसाब किताब की आती है या किसी कंपनी के बजट को एनालाइज करने की आती है, तो वर्ड प्रोसेसर के हाथ पैर फूल जाते हैं। हाँ, वहाँ हमें एक अलग तरह के टूल की जरूरत पड़ती है जिसे स्प्रेडशीट कहते हैं। एकदम सटीक। और लिब्रे ऑफिस पैकेज में इस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का नाम है कैल्क। वर्ड प्रोसेसर जहाँ एक खाली सफेद पन्ने की तरह होता है, वहीं स्प्रेडशीट एक बहुत बड़ा जाल या ग्रिड होता है जो रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में लाखों रो जो आड़ी या हॉरिजॉन्टल होती हैं और हजारों कॉलम जो खड़ी या वर्टिकल होती हैं। और जहां एक रो और एक कॉलम एक दूसरे को काटते हैं, वहां एक छोटा सा बॉक्स बनता है जिसे सेल कहा जाता है। और मजे की बात यह है कि इस विशाल ग्रिड में हर एक सेल का अपना एक बिल्कुल यूनिक पता या एड्रेस होता है। जैसे अगर कोई सेल C नाम के कॉलम और 2 नंबर की रो में है, तो उसका एड्रेस C2 होगा, है ना? बिल्कुल। हम अपना सारा डेटा, नंबर या टेक्स्ट इन्हीं सेल्स के अंदर फीड करते हैं। लेकिन कैल्क सिर्फ नंबर टाइप करने की जगह नहीं है। इसकी असली ताकत इसके फॉर्मूले और फंक्शंस में छुपी है। स्प्रेडशीट में अगर कोई भी कैलकुलेशन करवानी है, तो उसका एक अटल नियम है, हर फॉर्मूला हमेशा बराबर के निशान से ही शुरू होना चाहिए। राइट। ये बराबर का निशान असल में सॉफ्टवेयर को ये सिग्नल देता है कि हे सिस्टम, इसके बाद जो लिखा है उसे सिर्फ टेक्स्ट मत समझना, बल्कि उसके पीछे का गणित सॉल्व करना। और बड़े-बड़े कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए इसमें फंक्शंस दिए गए हैं जो पहले से बने बनाए फॉर्मूले होते हैं। जैसे अगर 50 अलग-अलग सेल्स के नंबरों को जोड़ना है, तो कोई मैन्युअली प्लस नहीं दबाएगा, बल्कि सम फंक्शन का इस्तेमाल करेगा। इसी तरह एवरेज फंक्शन औसत निकालता है, काउंट फंक्शन ये गिनता है कि कितने सेल्स में डेटा मौजूद है, मैक्स फंक्शन सबसे बड़ी संख्या ढूंढ कर लाता है और मिन फंक्शन सबसे छोटी संख्या। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो स्प्रेडशीट ने दुनिया भर के अकाउंटेंट्स की जिंदगी बदल दी है। पहले जब लोग कागजी लेजर या रजिस्टर में हिसाब लिखते थे, तो एक छोटी सी गलती होने पर पूरा पेज दोबारा जोड़ना पड़ता था। स्प्रेडशीट में फॉर्मूले आपस में जुड़े होते हैं। अगर आप किसी एक सेल का नंबर बदलते हैं, तो पूरे डॉक्यूमेंट का फाइनल टोटल अपने आप 1 मिलीसेकंड में अपडेट हो जाता है। और ऑटो सम फीचर तो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बस एक क्लिक करो और ऊपर से नीचे तक के सारे नंबर खुद जुड़ जाते हैं। एक और जादुई फीचर है ऑटोफिल। मान लीजिए किसी को जनवरी से दिसंबर तक महीनों के नाम लिखने हैं, उसे सब टाइप करने की जरूरत नहीं। बस पहले सेल में जनवरी लिखिए और सेल के कोने को पकड़कर नीचे खींच दीजिए। सॉफ्टवेयर पैटर्न को समझ जाएगा और बाकी के महीनों के नाम खुद ब खुद भर देगा। इसके साथ ही जब डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसे समझने के लिए सॉर्टिंग और फिल्टरिंग का उपयोग होता है। सॉर्टिंग के जरिए किसी भी बेतरतीब डेटा को A से Z या छोटे से बड़े नंबर के क्रम में लगाया जा सकता है। और फिल्टरिंग से विशाल डेटाबेस में से सिर्फ वही जानकारी छानकर निकाली जा सकती है जिसकी उस वक्त जरूरत हो। और अंत में जब इस डेटा को किसी मीटिंग में पेश करना हो, तो कैल्क का चार्ट्स फीचर उन उबाऊ नंबरों को शानदार पाई चार्ट या बार ग्राफ में बदल देता है, जिससे डेटा को समझना और भी आसान हो जाता है। तो हमने अपने कंप्यूटर के फिजिकल ढांचे को समझ लिया, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, राइटर में डॉक्यूमेंट बना लिए और कैल्क में पूरा हिसाब किताब भी कर लिया। देखा जाए तो हमारा कंप्यूटर अब अपने आप में एक आत्मनिर्भर मशीन बन चुका है। लेकिन यहाँ से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। वो क्या? कंप्यूटर की असली ताकत और उसका असली रूप तब सामने आता है जब वो इस अकेलेपन से बाहर निकलकर दुनिया भर की अन्य मशीनों से जुड़ता है, यानी इंटरनेट और भविष्य की तकनीकों के जरिए। सही कहा। जब कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो वो एक नेटवर्क बनाते हैं। गाइड में नेटवर्क के मुख्य रूप से 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला है लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। यह छोटे स्तर पर काम करता है, जैसे किसी एक ऑफिस, स्कूल या बिल्डिंग के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना। और दूसरा है वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। ये भौगोलिक सीमाओं को पार करके पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ता है। और हमारा जो इंटरनेट है वो इसी वैन का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर उदाहरण है। और इस इंटरनेट की दुनिया में दाखिल होने के लिए हमें जो दरवाजा चाहिए वो है हमारा वेब ब्राउजर, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट एज। किसी भी खास वेबसाइट तक पहुंचने के लिए हम जो एड्रेस टाइप करते हैं उसे URL कहा जाता है। लेकिन गाइड के बिल्कुल आखिरी हिस्से में जो सिलेबस दिया गया है वो सच में रोंगटे खड़े करने वाला है। वो है फ्यूचर स्किल्स, यानी भविष्य की तकनीकें। आज इंटरनेट सिर्फ कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन तक सीमित नहीं रह गया है। बिल्कुल।
और इस फ्यूचर स्किल्स में सबसे पहला नाम आता है IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओह, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है। क्या हम इसे आसान भाषा में डिकोड कर सकते हैं? जरूर। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल की साधारण चीजें अब स्मार्ट हो रही हैं और इंटरनेट से जुड़ रही हैं। थिंग्स का मतलब है वस्तुएं। जैसे? मान लीजिए आपके घर का फ्रिज इंटरनेट से जुड़ा है। जैसे ही उसमें दूध खत्म होने वाला होगा, वो फ्रिज अपने आप पास के सुपरमार्केट को ऑर्डर भेज देगा या आपके फोन पर मैसेज कर देगा। या हमारी स्मार्ट वॉच जो हमारे दिल की धड़कन का डेटा हमारे डॉक्टर के कंप्यूटर तक भेज रही है। गाइड बताती है कि IoT कंपनियों को ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने और मशीनों में खराबी आने से पहले ही उसे डिटेक्ट करने में मदद कर रहा है। लेकिन एक सेकंड, अगर फ्रिज, टीवी, घड़ी, कार सब कुछ स्मार्ट हो जाएगा और डेटा पैदा करेगा, तो इतना सारा डेटा स्टोर कहाँ होगा? हमारी हार्ड डिस्क तो फुल हो जाएगी। और यहीं पर जन्म होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। पहले हम अपना सारा डेटा अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में रखते थे। हाँ, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए हमारा डेटा इंटरनेट के माध्यम से दुनिया में कहीं दूर रखे विशाल सर्वर्स में सुरक्षित रहता है। इसे क्लाउड इसलिए कहते हैं क्योंकि डेटा आपके डिवाइस में नहीं है, बल्कि कहीं और बादलों में है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर किसी का लैपटॉप टूट भी जाए तो उसका डेटा सुरक्षित रहता है और वो दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी डिवाइस से अपने अकाउंट में लॉगिन करके अपना डेटा वापस पा सकता है। लेकिन अगर हमारा सारा पर्सनल और कंपनियों का सेंसिटिव डेटा किसी और के सर्वर पर यानी क्लाउड पर है, तो उसकी सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बन जाती है। कोई उसे हैक भी तो कर सकता है। इसी खतरे से निपटने के लिए गाइड में जिस तीसरी तकनीक का जिक्र है वो है ब्लॉकचेन। आमतौर पर लोग ब्लॉकचेन का नाम सिर्फ बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के साथ जोड़ते हैं, लेकिन असल में ब्लॉकचेन डेटा को सुरक्षित रखने और जवाबदेही तय करने का दुनिया का सबसे सुरक्षित तरीका है। ये काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए कि ये एक डिजिटल बही खाता है जो ब्लॉक्स की एक लंबी चेन से बना है। हर ब्लॉक में कुछ डेटा होता है और वो एक खास क्रिप्टोग्राफी के जरिए अपने से पहले वाले ब्लॉक से मजबूती से जुड़ा होता है। मतलब अगर कोई हैकर बीच के किसी ब्लॉक के डेटा को बदलने की कोशिश करता है तो उसका गणित बदल जाता है और वो ब्लॉकचेन से टूट जाता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ब्लॉकचेन में एक बार जो डेटा दर्ज हो गया, उसे हैक करना, बदलना या मिटाना इंसानी तौर पर लगभग नामुमकिन है। ये सिस्टम में पूरी पारदर्शिता लाता है। ये तो सच में अमेजिंग है। ये सब गहराई से देखने के बाद एक पल के लिए रुक के सोचिए, हमने आज की चर्चा कहाँ से शुरू की थी। एक ऐसी मशीन से जिसका नाम कंप्यूटारे था, जिसका जन्म सिर्फ इसलिए हुआ था ताकि वो इंसानों के लिए तेजी से गुणा भाग कर सके। और आज वैक्यूम ट्यूब वाले कमरे जितने बड़े और गर्म कंप्यूटर से सफर शुरू करके आज हम ऐसे दौर में खड़े हैं जहां क्लाउड कंप्यूटिंग है, हर डिवाइस IoT से जुड़ा है और डेटा को ब्लॉकचेन जैसी अभेद्य तकनीक से सुरक्षित किया जा रहा है। जो मशीन कभी सिर्फ एक बंद कमरे में कैलकुलेशन करती थी, आज वो पूरी दुनिया को एक अदृश्य नेटवर्क से जोड़ रही है। आगे आने वाले 10 या 20 सालों में हमारा ये डिजिटल शरीर और आत्मा यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर और क्या-क्या चमत्कार करेंगे, ये सच में सोचने वाली बात है। क्या पता जो मशीनें आज हमारी सिर्फ मदद कर रही हैं, कल वो हमारी दुनिया को देखने और सोचने के तरीके को ही पूरी तरह से बदल दे। ये सच में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक विचार है। जो मशीन सिर्फ डेटा प्रोसेस करती थी, वो अब हमारी जिंदगी का ताना बाना बुन रही है। और इसी शानदार विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि अरिहंत CCC स्टडी गाइड पर आधारित कंप्यूटर बेसिक्स से लेकर फ्यूचर स्किल्स तक का ये ऑडियो ओवरव्यू आपके लिए ज्ञानवर्धक और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाला रहा होगा। ऐसे ही आसान और पूरी जानकारी वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। योर हेल्प कंप्यूटर एजुकेशन।